हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनोकुलर्स। तो आज भारत को जानो इस सीरीज़ में हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैं बिल्कुल शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आप इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। आपने नाम नहीं सुना होगा, रेफरेंस नहीं सुना होगा, मतलब देखने की तो बात ही दूर है। नहीं, गलत गेस कर रहे हैं। हम छिंदवाड़ा की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल भारत के बीचों बीच, लगभग बीचों बीच एक ऐसी जगह जहाँ पे धरती के नीचे 3000 फीट नीचे जो लोग रहते हैं भारिया और गोंड जनजाति के, जिनके के नाम पर ये गोंडवाना लैंड के नाम से भी भारत के इस हिस्से को जाना जाता था। गोंडवाना लैंड, ये ज़रूर से नाम बहुत सारे बच्चों ने भी सुना होगा और साइंस के स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे से जानते होंगे, तो उसके बारे में जानते होंगे। आज हम वहाँ पे आपको ले चलेंगे। वहाँ तक जाने का रास्ता बहुत ही खतरों के खिलाड़ी की तरह चीज़ों से भरा था, रोमांच से भरा हुआ, और बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि आप वहाँ जाएं, पर इस व्लॉग को ज़रूर से पूरा देखें, पूरा डिटेल में। छोटी मोटी चीज़ें आप बहुत देखते हैं, पर इस व्लॉग को देखेंगे। हम पहुँच रहे हैं पातालकोट। तो पातालकोट पहुँचने के लिए आपको नागपुर एयरपोर्ट या छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा, जहाँ से भी आ रहे हो। और उसके बाद आप पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हायर करके लेकर के आप पहुंचेंगे तामिया तहसील पे। तो हम पहुंच गए हैं तामिया पे ये, और तामिया में आज हम स्टे करेंगे। और यहाँ से एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसको कि हमने वार्म अप एक्टिविटी जैसे के लिए चीज़ के लिए चुना है, क्योंकि पातालकोट जाना एक बहुत ही बड़ा ट्रैक था, बहुत ही ज़्यादा शारीरिक क्षमता को डिमांड कर रहा था। तो इसके लिए हम ये पहले छोटा सा अपने आप को वार्म अप के लिए तैयार कर रहे हैं। छोटे महादेव, ये लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक हम कर रहे हैं। ये सारा रास्ता, ऑलमोस्ट 99% रास्ता सीढ़ियों से बना हुआ है, तो बहुत ही कष्टकर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फिज़िकल एनर्जी डिमांड कर रहा है, और इससे हम थोड़ा सा अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाएंगे कल के लिए। तो अभी हम छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे करीब 12:30 बजे, और वहां से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तामिया आए हैं। तामिया पहुंच गए हैं, करीब 2.5-3 घंटे यहाँ पे लग गया है। और आके हमने बिल्कुल आराम नहीं किया, और तुरंत हमने कहा कि हमें यहाँ पे सूर्यास्त का बहुत अच्छा अनुभव भी लेना था। तो इसलिए हमने तुरंत इस छोटे महादेव की ट्रैकिंग को स्टार्ट कर दिया है। ये लगभग 1 किलोमीटर पूरा गहराई में जा करके सीढ़ियों के रास्ते से उतर करके हम लोग को ये एक महादेव का मंदिर मिलेगा। और ये देखिए, ये एक्चुअली फॉल्ट रेंज है कि भारत के लगभग बीचों बीच ये एक गहरी घाटी योजना है जिसके अंदर हम लोग उतर रहे हैं। और ऐसे ही पातालकोट में भी हमको देखने को मिलेगा, पर वहाँ पे कोई ज़्यादा सीढ़ियों का सपोर्ट नहीं, थोड़ी दूर सीढ़ियों का सपोर्ट है। तो अभी देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हमारी कठिनाई देख रहे हैं। गहरे गहरे कदम हमको ऊपर नीचे रखने पड़ रहे हैं। सीढ़ियाँ हैं तो, पर फिर भी गहरी हैं, और काफ़ी कुछ रास्ता पेड़ों की जड़ों से और इन सब से मिल करके है। फिर भी बहुत ही शानदार अनुभव है, इसको देखें। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं छोटा महादेव में, एक जो छोटी सी गुफा जैसे स्थान पर हमारे महादेव विराजमान है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पे तमाम सारी जलधाराएं हमको मिली रास्ते में, जिनका कि हमको कोई स्रोत नहीं मिला कि कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, वो नहीं मालूम है। और जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो वो जानते हैं कि हर भारत को जानो व्लॉग में हम वहाँ की कहानियाँ ज़रूर से एक्सप्लोर करते हैं। तो इसकी भी बहुत सारी माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहानियाँ बहुत भरी पड़ी हैं, उनको भी हम जानेंगे, देखेंगे इस पूरे उसमें। और ये बहुत ही अप्रतिम, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य जिसका कि धनी देश है ये, और बिल्कुल अद्भुत यात्रा का आनंद जिसमें कि अपने आप को रोक नहीं सकते। और ये वापस देखिए, हम लोग चढ़ के फिर उसी ऊंचाई पे करके आ गए हैं, और ये सूर्यास्त के बिल्कुल ठीक समय पे हम पहुँचे हैं। हमने सूर्यास्त अपना मिस नहीं किया है। तो देखिए, आप भी हमारे साथ इस सूर्यास्त के बहुत ही अप्रतिम अनुभव का आनंद लें। ये हम लोग इस समय PW गेस्ट हाउस पे हैं, PWD गेस्ट हाउस। यहाँ ये अपने आप में एक साइट सीन का वो है, पॉइंट है। बहुत ही अद्भुत यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य आप देख सकते हैं।
यहाँ मिला हमें वो सूरज जिसे डूबने को समुद्र की गहराइयाँ नहीं मिली तो हमारे दिल की गहराइयों में ही डूब गया। अविस्मरणीय पल थे, दिल और दिमाग को बिल्कुल गुम कर देने वाले। और एक और शानदार नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा है। खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छाँव में टिमटिमाते बल्बों की जगह जगह पे रोशनी के बीच में लोकल्स के द्वारा बनाया गया बिल्कुल देसी अनाज, मक्का, बाजरा और कुछ ऐसे साग जिनके हम नाम भी नहीं जानते थे, उनके साथ हमने इनके पराठे और चटनी के साथ जो भोजन किया वो भी हमेशा हमें याद रहेगा। और ये गेस्ट हाउस में हम रात बिताने के बाद सवेरे निकल पड़े हैं अब अपने अंतिम लक्ष्य की ओर, ज़मीन की गहराइयों में पाताल लोक में जाने का रास्ता ढूंढने के लिए। तो हमारे साथ आप पूरे ब्लॉग में बने रह सकते हैं, यहाँ की जियोग्राफिकल हिस्ट्री जानने के लिए, यहाँ की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री जानने के लिए, और इसका बहुत सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, वो सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो भले ये उबड़ खाबड़ रास्ते हों पर ये दिल पे बहुत ही समतल सा, बहुत ही एक यादगार अनुभव छोड़ने वाले हैं। तो सुबह हम यहाँ से 7:30 बजे करीब, 7:15 7:30 का टाइम है, हम यहाँ से निकल पड़े और ये हमको 22 किलोमीटर करीब यात्रा अभी रास्ता तय करना है उस जीरो पॉइंट तक पहुँचने के लिए जहाँ से हमें ज़मीन के अंदर की गहराई उतरनी शुरू करनी है। तो एक आप यहाँ पे या तो आपके पास अपना साधन हो और नहीं तो आपको एक 4 व्हीलर कोई भी हायर करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई साधन से वहाँ पहुँचने का जगह है नहीं। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, ये कहलाता है पातालकोट का जीरो पॉइंट। और हस्बैंड मेरे जल्दी से वेंचर करने के लिए उत्सुक नहीं रहते जब तक कि बहुत ही कन्फर्म ना हो जाए कि हाँ सब कुछ सेफ है। तो मुझे ये यहाँ पे महिला मिली जो यहाँ की आदिवासी लोकल है और इससे मुझे कुछ जानकारी मिली, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, 30-25 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। और इधर से 2 किलोमीटर जाने में, 2 किलोमीटर वापस आने में, मतलब 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में है? दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, सीढ़ी है आगे जाके, मतलब ऐसा तो नहीं भटक जाए आदमी? रास्ता एक ही है ना? हाँ, रास्ता फुटी है भी नीचे से। हाँ हाँ, पर सीधी वो गाँव ही पहुँचेगी। यहाँ हाँ, सीधे गांव पहुँचेगा। हाँ, वो जहाँ से उतरी रास्ता वो सीधा वो नीचे सीढ़ी उतरेंगे नीचे, फिर वो एक मेन रोड जैसी मिल जाती है ना? मिल जाएगी। हाँ, सीधा रास्ता है, कहीं भटकने का नहीं है, और सीढ़ी है और नीचे उतरेंगे तो मेन रोड मिल जाती है। इधर से अगर ये गाड़ी लेके जाए तो 25 किलोमीटर पड़ेगा। जो आते समय हमको रास्ते में तिराहा मिला था उससे सीधे 25 किलोमीटर अगर 4 व्हीलर से हम जाते तो आगे नीचे वाली मेन रोड हमको मिल जाती, पर वो अनूठा अनुभव हमको नहीं मिलता ना जो आगे बाएं फैलाए हमारा इंतज़ार कर रहा है पूरे रहस्य रोमांच भरी दुनिया को दिखाने के लिए। तो हमने उसका इसी रूप में स्वागत किया कि हम ये पैदल वाले रास्ते को ही करेंगे, और थोड़ा ख़तरनाक तो है पर यादें बहुत शानदार देगा। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एडवेंचर एक्टिविटी का ट्रेनिंग सेंटर है। जो बस आपने देखी थी उसमें तमाम लोग हमारे साथ आए हुए थे और वो यहाँ पे ट्रेनिंग उसमें करेंगे, अभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइकिंग, कैंपिंग वगैरह। और ये सामने हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये कुछ आदिवासियों के द्वारा दीवार पे पेंटिंग किया गया है, ये भी बहुत शानदार है। और अब हम लोग इसी शानदार नज़ारे को आत्मसात करने के लिए, जीने के लिए कहा जाए तो इस पूरे दिन को आज हम लोग जिएंगे जहाँ पे बिरले ही जा पाते हैं, ये कह सकते। तो अब हमको गहराई में उतरना था और सवाल बहुत गहरे थे। ये जानना था कि यहाँ पे दशहरा क्यों नहीं मनाया था, रावण को क्यों नहीं जलाते हैं, क्या अभी भी अपने आप को मेघनाथ का वंशज मानते हैं, या सीता माता धरती में यहीं से समाई थी, या ये अपने आप को जो पांडवों की सेना में लड़े थे सैनिक उनका वंशज मानते हैं। इन सब की कहानियों की तंतु इन्हीं से ही जुड़े हैं, पातालकोट से। तो उसको जानना था। उसके लिए अब हम उतरेंगे 1700 मीटर, करीब 1700 फीट उतरेंगे, और उसके बाद हमें मिलेगा रातेड़ नाम का गांव। वहाँ पे कुछ हमें जनजाति मिलेंगे, आदिवासी लोग, उनसे कुछ जानेंगे। और फिर उसके बाद 1300 फीट और नीचे उतर करके तब हम पहुँचेंगे राजा खो नाम की जगह पे। अब ये सामने के दृश्य आप देखिए, गहराई का अंदाज़ा आपको इसी से हो जाएगा कि हम कितना अभी भी उतर के चले आए हैं। तो सामने एक नीली सी बिल्डिंग देख करके और ये पहाड़ों की गहराई देख करके आपको अंदाज हो सकता है
कि अभी हम लोग कितनी गहराई तक आ चुके हैं और अभी नीचे और कितनी गहराई में उतरना है। और ये अभी जब ये सड़क नहीं थी, यानी 20 साल पहले, तो यहाँ पे कोई ऊपर प्रॉपर आने जाने का साधन नहीं था। यानी जो नीचे लोग रहते थे वो तब ऊपर की दुनिया से संपर्क में नहीं थे, तो वो कैसे वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उनके रहने का पर्पस मतलब क्या था, कैसे वो वहाँ पे आए और कैसे वो जीवन अपना गुजारा करते थे, ये सारा जानना बहुत ही विस्मयकारी था। मतलब बहुत ही उत्सुकता थी। इसलिए कुछ तो ऐसा था जो नीचे खींच रहा था, और ये भी उत्सुकता थी मन में कि ये भारत के लगभग बीचों बीच में ये कि इतनी गहरी घाटी का निर्माण कैसे हुआ, कैसी इतनी गहराई में लोग रह रहे हैं जिनको कि कहा जाता है जिन्होंने 20 साल से लोगों को देखा नहीं था। यानी अभी हाल फिलहाल में 20 ही साल हुए हैं जब से ये थोड़े मानव सभ्यता के संपर्क में आए, जब से ये सड़क बनी है। इसके पहले कहते हैं ना, बेल वेलों से लड़के चढ़ के चले आते थे, और ये अब आगे हमें वो थोड़ा सा झोपड़ी जैसा दिख रहा है। आप अंदाज़ा लगाते रहिए कितनी गहराई में हम उतर आए। अब वो सीढ़ियों वाला रास्ता सब खत्म हो गया है, थोड़ा सा अब हम पत्थर भी उतर करके चले आए, बहुत बहुत पत्थरों वाले रास्ते पे। अब ये पगडंडी हमको मिल गई है, फिर भी आप ये रास्ते को देख सकते हैं कितने विचित्र बल्कि ऊबड़ खाबड़ गई है। इन रास्तों को पार करके हम नीचे इन बसे हुए इन मानवों से मिलने हम यहाँ पर आए हैं, और ये कितनी गहराई में हम आ चुके हैं। ये देखिए, पहाड़ों को देख के आपको लग रहा होगा हम भी 2 पल ठहर करके यहाँ पे देख ले रहे हैं, थोड़ी थकान मिटा के। और ये अभी भी कुछ ऐसा ही रास्ता बाकी है, इसको पार करके अब हम पहली बार हमें ये झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये कुआं भी है, ऐसे ही चौड़े चौड़े से कुएँ हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये झोपड़ियाँ बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज वाली हैं, यानी जो आसपास की जंगल झाड़ी मिली उन्हीं को करके आपने मट्टी के बना करके दीवारें और इन पे कर लिया। मैंने बिल्कुल ही आदिवासी से 20 साल पहले तक ये इंसानों के संपर्क में भी ज़्यादा यहाँ के इंसान नहीं थे। अब हम लोग ये उस मुख्य सड़क तक आ चुके हैं जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी थी। और इस स्थान को, ये जो गांव है ये रातेड़ नाम का गांव है। ये पूरा एरिया, ये पातालकोट का एरिया लगभग 79 वर्ग किलोमीटर यानी 80 वर्ग किलोमीटर का एरिया पूरा ये घाटी का है। और यहाँ पे कुल 12 गांव लगभग हैं। और जब फसल वगैरह काटने का समय होता है तो ये फसल के बीच में अपने छोटे छोटे घरों में रहने चले जाते हैं, उनको धारा कहते हैं। और इसमें दिमनीपुर वगैरह और गांव हैं। आगे हम लोग कारेआम गांव भी जानेंगे, उसमें से भी होके गुजरेंगे। अब इसमें हम लोग चल रहे हैं बीचों बीच रातेड़ गांव के अंदर। ये हमको एक आदिवासी महिला मिल गई है, उसी के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं और अंदर जाएंगे। हम लोग गांव में गांव का थोड़ा सा जीवन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमको एक गाइड मिल जाए जो आगे अभी हमको 1300 फीट और नीचे ले जाएगा, जहाँ पे राजा हो, यानी जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको जो चीज़ टच करेगी उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। वैसे तो ये जनजाति लोग ज़्यादा ऊपर वाले लोगों के संपर्क में रहते नहीं, यानी जो पैंट शर्ट पहन के आते हैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ पशु संसाधन केंद्र जैसा सरकार का उपक्रम है। और ये देखिए शौचालय वगैरह भी बना है, हालांकि वर्किंग कंडीशन में नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे तो जानेंगे। और ये जो महिला हमारे साथ चल रही हैं, सूख जाएंगी तब फिर खाने के इनके काम 60 से ऊपर की उम्र है, पर आप देख के समझ नहीं पाएंगे ना, बॉडी में रख रहे हो। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। और आप कौन से आदिवासी जनजाति के हो? है भारिया। यहाँ ज्यादातर सारे भारिया ही है ना, गोंड वगैरह नहीं है यहाँ पे। वो किधर मिलेंगे? क्यों, कौन सा गांव? अच्छा, छिंदपुर, भारती भारिया सर। अब रोड वोड बन जाने से सब बहुत अच्छा हो गया है, नहीं? गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चल गई शहर तक जाने के लिए। हमें भी लाते हैं कोई लोग। हाँ हाँ, उनको ट्रक में डाल देते हैं बाजार मार्केट। अच्छा। अब पैसा रहेगा, हाँ, रुपया लगता है जाने। कितना पैसा लगता है? 80 रुपये। जाने में। अच्छा, आने जाने में। और वो जाते सब गुरुवार के ही दिन है? गाड़ी गुरुवार के दिन ही जाती है ना? तामिया की बाजार लगती है ना? कल हमने रात को ही मक्के की रोटी खाई तामिया में। हाँ, वो भी खुद बनाई थी उन्होंने। मक्का ज़्यादा पकता है। अच्छा,
तो सुना था ये गाड़ी ले रहे हैं, बारिश नहीं हुई। अच्छा, बारिश नहीं हो रही है, तभी एकदम से बिल्कुल जैसे जल गया है सारा। एक बना गिरा और अदरा दर हाँ, वही कह रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं खेत सारे जैसे बिल्कुल जल गए हैं। हाँ, थैली की मक्का भर पैकेट रखी है जी, कोई मक्का नहीं सब। अच्छा। आने में कितना लग जाएगा? नीचे उतरना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चल लेंगे हम। हाँ, अमरनाथ होके यात्रा करके आए हैं शंकर जी की बार। आने जाने में, आने जाने में हाँ, वहाँ से करीब नहीं तो 1-1.5 घंटा। ठीक है, कोई नहीं। आप जल्दी आ जाओ। इतनी दूर से आ रहे हैं ना, तो ये है कि देख ही आए बहुत अच्छे से। ये चुनरी है। तो परमात्मा की बहुत दया थी कि हमको इसी रातेड़ गांव में गाइड मिल गया, जिसके के आगे हम मदद से राजा खो तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी बेसिक जानकारियां भी इससे मिलती रही। पूरे रास्ते बात करते हुए चला। तो गेहूं और चावल लगभग ना के बराबर ही खाया था। उसको बिल्कुल ये लोग पसंद नहीं करते, कभी खाया भी नहीं, उगाते भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय तक इन्होंने हल का भी उपयोग नहीं किया था। खाली वनवासी यानी वनवासी आदिवासी जनजाति थे कि सिर्फ वनों की उपज पर निर्भर रहते थे। जो मक्का और ये कहते हैं फेंकने से ही उग जाता था, खुरपी की सहायता से, बस उन्हीं की मदद से खाते थे। और थोड़े शिकार विकार करते थे। और महुआ और आम यानी जो जंगल की उपज है उन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर रहते थे। और दोनों जनजातियाँ यानी गोंड और भारिया में काफ़ी कुछ आपस में डिफरेंसेस हैं, काफ़ी कुछ जीवन शैली समान है, लेकिन विवाह संबंध आपस में नहीं होते। कहते हैं रोटी का संबंध है, बेटी का नहीं है। यानी एक दूसरी जनजाति में विवाह नहीं करते, पर एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। और इस तरह से करके हम लोग ये इसी प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ साथ चल रहे हैं। आगे से हमको ले जा करके दाहिने हाथ कहीं अभी अंदर मोड़ने के लिए कहेगा, पर हम लोग को वैसे नहीं पता चलता। अगर हमारे साथ इसकी मदद नहीं होती तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे। यहाँ पे नीचे जो राजा खो वाली जगह है, वहाँ तक जाने के 3 रास्ते हैं। और उसका अब हम आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे कि ये कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने यानी 1800 से यहाँ पे इन लोगों का निवास है। अभी तो यह हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं। 1800 से जो अंग्रेज़ों के समय में भोसले राजा अंग्रेज़ों से पराजित हो गए थे, तो उसके बाद ये गुफाओं के माध्यम से इस गहरी जगह में अंदर आकर के छुप गए थे। और उनका भार उठाने वाले जो लोग साथ में आए थे, उन्हीं को भारिया जनजाति कहा जाता है। एक तो ये इनकी कहानी है। तो राजा को वो जगह है जहाँ पे आकर के वो राजा छुपने के लिए वो वहाँ पे रहने लग गए थे। वो भी अभी यहाँ ज़मीन से करीब 1300 फीट और नीचे हम उतरेंगे, तो हम ये जानेंगे कि ज़मीन से 1000 किलोमीटर नीचे ये एक पठार जैसा कैसे निर्माण हुआ होगा। और ये बात है करोड़ों साल पहले की, जबकि हिमालय पर्वत अपनी इस जगह पे नहीं था। इसकी जगह पे था एक टेथीस सागर। और ये जगह जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, ये था हिस्सा गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। यहीं से गोंड जनजाति ने अपना नाम ड्राइव किया है, इसीलिए गोंडवाना लैंड के निवासी थे, गोंड कहला रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये सारी चट्टानें जो हैं ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं। ये पूरा एरिया उस समय छोटे छोटे ज्वालामुखी का समूह था। ऐसा समूह आपको आइसलैंड में आज भी ज़मीन की सरफेस पे दिखाई देगा। ये कोई ज्वालामुखी के पहाड़ नहीं है, पूरी सरफेस पे ही छोटे छोटे ज्वालामुखी तमाम सारे। और जब इनका सारा मैग्मा ऊपर आ गया, इन छोटे छोटे ज्वालामुखी का करोड़ों साल में जब बाहर आ गया, ऊपर आ गया, तो ये पूरी सतह अपने आप सीधे नीचे धंस गई। और ये एक तरीके से कि इसीलिए रिफ्ट वैली का निर्माण कर दिया इसने, जो कि प्लेट्यू के फॉर्म में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा जानना है तो फ़ौरन गूगल पे टेथीस सागर और गोंडवाना लैंड करके सर्च करो। और अब हम जानेंगे थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये तो था जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, ठीक। तो ये 1800 में जब अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ पे, तो भोसले राजा उनसे पराजित होकर के एक सुरंग के माध्यम से इस जगह पर आकर के छुपे थे। और उसी जगह को कहते थे राजा खो। और ये आज़ादी के बाद तक, अभी तक, हाल फिलहाल तक किसी के द्वारा नोन नहीं था ये फैक्ट। वो हाँ हाँ हाँ, आप लोग ये बताइए, ये मेघनाथ की पूजा करते हैं? नहीं, मेघनाथ जानते हो कौन है? कौन है? रावण का पुत्र है क्या भाई है? हाँ, रावण का पुत्र है।
तो उसकी पूजा क्यों करते हैं? हाँ, वो हमने जब सुना कि ऐसा है तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि वो यहाँ पे सीता जी धरती में समा गई थी, पाताल में, तो वो यहीं पे समाई थी। तो वही हमें लगा कि ये मेघनाथ की पूजा करते हैं, क्या रिलेशन है, क्या बात का है। अच्छा, वो रावण को जलाते नहीं है ना? है? नहीं, रावण को इधर नहीं जला। देखा? हाँ, रावण को नहीं जलाते। अच्छा, दशहरा मतलब यहाँ पे उस तरह से नहीं मनाते हैं, आराम से। तो हमारे गाइड सूरज पाल के माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारी मिली कि दशहरा नहीं मनाते हैं, रावण को नहीं जलाते हैं। और ये ज़रा सा आप हमारी कठिनाइयों को, रास्ते को भी देखते चलेंगे, कहानियों में गुम होकर के ऐसा ना हो जाए कि आप इस रास्ते को देखना भूल जाएं, जिसको कि बहुत मेहनत लगी है शूट करने में। और अगर ज़रा भी आपको कहीं लग रहा हो कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक अवश्य करिएगा। बाकी तो इसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा है कि ये हमें ज़िंदगी सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, तो ज़िंदगी ऐसे ही तमाम ना हो जाए, हम उसको जी पाएँ, इसके लिए हमारे लिए इसकी वैल्यू है। तो अगर आपको भी पसंद आ रहा हो प्रयास तो इसको आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा चैनल, आई होप है। तो सूरज भाई के माध्यम से हमें इतनी सारी जानकारी हुई कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय रावण की उसमें शक्ति में बढ़ोतरी करने के लिए मेघनाथ ने युद्ध करने के लिए पाताल में जाने का निश्चय किया और वो मंदोदरी के साथ यहीं पे आए और मंदोदरी को यहाँ उन्होंने उतार दिया मेघनाथ ने और अपना पाताल में जाकर के उन्होंने तपस्या की, बहुत सारे वरदान प्राप्त करके तब फिर वापस गए। तो ये मेघनाथ की ननिहाल की तरह से मानते हैं लोग इसको यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे दशहरा उस तरह से नहीं मनाते, रावण को नहीं जलाते। ये एक तो इसकी माइथोलॉजिकल कहानी ये है। दूसरा ये कहते हैं कि जो कौरव पांडव का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय कौरवों ने तो आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी की पूरी सेना ले ली थी और पांडव के पास उतनी सेना नहीं थी। तो जब सेना की कमी पड़ने लगी, पहले तो आप ये दृश्य देखते चलिए जो बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता हमारा बता रहे हैं, बहुत ही कठिन रास्ता, मतलब किस तरह से आप ये पूरी ज्वालामुखी की चट्टानों को हम कैसे क्रॉस कर करके नीचे पहुंच रहे हैं, ये देखिए। हाँ, तो जब इनकी सेना कम पड़ गई अर्जुन की तरफ की, तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, तो कृष्ण ने एक मंत्र पूरी जल लेकर के यहाँ पे भरू नाम की घास थी उसके ऊपर छिड़क दिया और वो सारे के सारे घास जो थे वो तीर कमान लिए हुए सैनिक बन गए और उन्होंने पांडवों की तरफ से इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भाग लिया। और चूंकि भरू नाम की घास उत्पन्न हुए थे इसलिए ये भारिया कहलाए। तो ये तो था इनका महाभारत की कहानी का तार। और ये सारी कहानियाँ उन्होंने दादी नानी के मुंह से सुनी हैं। इनके बाद और भी तमाम सारी कहानियाँ हैं कि जब आई रावण ले गया था उठा करके पाताल में राम लक्ष्मण को, तो हनुमान जी इसी रास्ते से घुसे थे पाताल में और वहीं से उसको आई रावण की उससे मुक्त करवा के ले आए थे। अब भाई हमारी माला में और भी कहानियों के मोती बाकी हैं, पर पहले अब जरा सा रास्ते पे भी फोकस कर लीजिए। ये किस तरह से हमने उतरा होगा आप ये देखिए, कितनी नीचे भी, अभी भी और नीचे गहराई में हम उतरते ही चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना पेड़ों के तने भी आपको और नीचे गहराई में दिखाई दे रहे होंगे। और ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ये सारे रास्ते में ऐसे ही बोल्डर हमको मिले, तो हम जगह हम शूट नहीं भी कर पाए, पर रास्ता ऐसा ही है। तमाम कुछ धाराएं हमको मिली जिनका कि उद्गम हमारे गाइड को भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ ज़मीन से कहाँ से पानी कहाँ है उसके ऊपर से आ रहा है। बस वो कहीं पर भी पहाड़ों में प्रकट होकर के ऐसे ही पतली सी धार जैसा दिखाई देने लग जाता था। और ये सब आगे जा कर के हमको अभी दिखाई देगा कि दूधी नदी में मिल जाएगा। आगे हम दो नदियाँ देखेंगे, एक दूधी नदी है, एक गायनी नदी है। तो दूधी नदी का जहाँ उद्गम है वहीं पे वो आगे जा कर के हनुमान वाली गुफा भी बताते हैं, वो भी बड़ी रहस्यमय जगह है। और यह एक हम लोग अब इसी जंगल के तिलस्म में ही गुजर रहे हैं। और जो कहानियाँ की हम बात कर रहे थे कि सीता माता का विलोपन भी कहते हैं यहीं पे पाताल में समाई थी वो। पर जब इस संबंध में हम और रिसर्च करने लगे, जब कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उससे जानकारी और ले लेते हैं इधर, तो वो था कि कहीं कोई लोग बिहार में बता रहे थे, कोई बता रहे थे प्रयागराज के पास, कोई राजस्थान में भी कोई जगह बता रहे थे।
तो अगर आपको भी कोई मालूम हो, कोई क्षेत्र की जहाँ पे आपको पता हो कि सीता माता वहाँ पे धरती में समाई थी, तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करिएगा और हम वहाँ की यात्रा करके वहाँ के बारे में भी और तथ्य खोजने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता क्या है। तो इसमें मुझे आपकी राय का ज़रूर से इंतज़ार रहेगा। अब ये गाइड हमारे साथ जो चल रहा था, जब ये कुल्हाड़ी लेके चल रहे थे साथ में हाथ में, तो हमें थोड़ा सा डर भी लगा कि क्या यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह होंगे क्या। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जंगली जानवर तो यहाँ पे अगर होते भी हैं तो वो इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, ये यहाँ की विशेषता है। जंगल और इंसान और पशु बिल्कुल एक तारतम्य बना के रहते हैं। पशु जो अपना खाद्य पशु है उसी को ही मारेगा, इंसानों को नहीं हमला करते हैं। कह रहा है कुल्हाड़ी मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे कभी 6-6 महीने में कोई नीचे इतने अंदर तक आता है तो ये रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, माने झाड़ियाँ इतना घेर लेती हैं कि पगडंडियाँ दिखती नहीं। आप देख रहे हैं कितने सकरे में वगैरह। तो वो आगे कुल्हाड़ी लेके चल रहा है, उस झाड़ियों को काटते हुए रास्ता बनाते हुए चल रहा है। और ये कपड़ों में इसके तमाम सारी झाड़ियों में काटे हैं, तो हम लोग के कपड़ों को भी वो थोड़े से उसके रेशे निकाल दे रहा है। इस टाइप के अनुभव बहुत हो रहा है। लेकिन ये अब इन रास्तों से गुजरने का जैसे कोई तिलिस्मी दुनिया, जैसे कभी अगर आपने पुरानी चंद्रकांता संतति या इस टाइप का कोई वो देखा हो, तो वो बिल्कुल यहाँ पे वो जंगल सजीव हो उठा है हमारी आँख के आगे। वही सन्नाटा एगान कि कभी यहाँ पे कौन चला होगा, कौन इन रास्तों से गुजरा होगा। और कभी तो यहाँ पे जीवन पूरा सजीव था। भोसले राजा जब रहते थे तो उनके साथ पूरे उनके नौकर चाकर बाहरी जनजाति के लोग। और ये वो वन क्षेत्र आ गया है जहाँ पे सूरज की धूप नहीं आती साल के किसी भी महीने में, गर्मी के महीने में भी नहीं आती। हम लोग तो अक्टूबर के महीने में आए हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। और ये वो जगह आ रही है जो कहलाती है राजा खो के नाम से। यहाँ पे 2 बजे, अभी 12 बजे के लगभग का टाइम है और आप देख रहे हैं बिल्कुल बादल जैसा माहौल लग रहा है, जबकि बाहर बिल्कुल धूप थी भी। आप हमने ना 10 मिनट पहले हम जहाँ पे चल रहे थे वहाँ बहुत अच्छे से धूप खिली हुई थी और यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं है। यहाँ पे 2 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से निकले थे कि हर हालत में हम 1-1:30 बजे तक यहाँ से निकल जाएं। ये अब हम पहुँच गए उस स्थान पे जो कहलाता पातालकोट की दीवार। पातालकोट माने पाताल का किला। तो ये अंदर ये किला माना जाता है और ये उसकी दीवार है। इसको ज़मीन से ऊपर उठा करके आप सर देखेंगे, ये वहाँ पे शंकर जी की जो पूजा होती है, इनके विशाल विशाल त्रिशूल और डमरू रखे हुए हैं। हमने भी थोड़ा सा पूजा अर्चना भाव सुमन अर्पित किए। और ये दीवार को सर उठा करके देखने में, ये 1 किलोमीटर ऊंची दीवार है। रिफ्ट वैली एक्चुअली है ये। और ये अपने सारे पौराणिक आध्यात्मिक महत्व के साथ यहाँ पे सदियों से विराजमान है कि हम उस ब्रह्मांड के अंश अपने आप को महसूस करते हैं, जो अनादि है, जो अनंत है, जो अनवरत है। ये चट्टानें ये करोड़ों युगों से यहाँ पे ऐसे ही खड़ी हैं, पता नहीं किसकी रक्षा कर रही हैं। हाँ, तो कोई राजा ने बनाया होगा, क्या है? हाँ जी, वो जो रघु राजा बोलते थे, हाँ, जो अंग्रेजों की जमाने में लड़ाई हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय में वो आके यहाँ छुपा था। अब राजा खो की उस तिलिस्मी जंगलों की दुनिया से निकल करके हम बाहर वापस खुले में आ गए हैं और यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है ये गायनी नदी से। और भी नदियाँ थी जिसमें से एक दूधी नदी थी और दूधी नदी का उद्गम भी बहुत ही रहस्यमय है। माने जिस कुंड से निकलती है वो भी बहुत ही रहस्यमय सा कुंड है, उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो अब जरा सा इसका हम लोग आनंद उठाते हैं इस दृश्य श्रृंखला का। और मेरा तो ये बहुत ही पसंदीदा ये व्यू पॉइंट है। और आप मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा। ये जो आपकी आंखों के सामने अब नज़ारे हैं ये बेहद शानदार थे और जितने शानदार उतने ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, उतना ही डिग्री डिफ़िकल्टी का था जितनी इनकी खूबसूरती है। इन पे पैदल चलना, इन पत्थरों पे जूते उतार के बार बार हाथ पर, आप देख रहे हो कैसे बोल्डर ही बोल्डर पड़े हुए हैं। और या तो पानी के बीच में चलना या इन पत्थरों पे चलना। ये 1 किलोमीटर का रास्ता हमने नदी के साथ ही साथ तय किया और बस हमारी मजबूरी ये थी कि रुकने का मन होते हुए भी हम यहाँ रुक नहीं सकते थे। अंधेरा होने से पहले ही हमको वापस मैदानी इलाके में, वापस पठारी वाले इलाके में वापस आना था।
तो उस मुख्य सड़क से राजा खो तक आने के लिए ये 3 रास्ते थे। एक तो वो जो रातेड़ गांव से आया था जिससे हम आए थे, और दूसरा ये जिससे अभी हम वापस आ रहे हैं, ये है कारेआम होकर के, जिसमें नदी के रास्ते 1 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। और इसके बाद भी थोड़ी सी और चढ़ाई है, वहाँ पे हम इतनी कठिन थी कि हम फ़ोटो नहीं भी खींच पाए। और इस समय हम लोग मौजूद हैं कारेआम गाँव में, और यहाँ के आम बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। ये बहुत ही डार्क कलर के होते हैं, और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पूरा इनका जीवन इसी ज्वार माजरा, जुंदरी, कोडो, कुदकी, इन सब पे डिपेंड करता है, या आम और महुआ। और यही आम के तो ये लोग बीजों की यानी गुठली की पीस करके, सुखा के पीस लेते हैं और उसकी भी रोटी बना करके खाते हैं। ये उनका मुख्य भोज्य पदार्थ है। इनका भोजन चूँकि पूर्णतः ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक साधनों पे निर्भर है, तो ये इसी वजह से बीमार भी नहीं पड़ते हैं। और पातालकोट क्षेत्र अपनी जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यानी इन जंगलों में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनको कि 1000 तरह की बीमारियों में काम आती हैं। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसको कि इनको कभी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इनके यहाँ जो वैद्य होते हैं उनको भूमिका पढ़ियार कहते हैं। वो सारी जड़ी बूटी के जानकार होते हैं। जानकार तो ये लगभग सभी होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उन्हीं जंगलों में रह रहा है। टीवी चलता है क्या? हैं? टीवी चल जाता है क्या आप लोग के यहाँ? नहीं चलता है। तो हमने यहाँ पे डिश एंटीना भी लगा देखा, हालांकि बहुत ही वर्किंग कंडीशन में नहीं था। काफ़ी सारा डेवलपमेंट इन 10 सालों में देखने को यहाँ पर हुआ है। सड़क बनने के बाद से लोगों के पास मोटरसाइकिल भी आ गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये लोग स्वयं भी उस विकास तथा कथित विकास की धारा में सम्मिलित होने के उत्सुक भी नहीं हैं, और शायद उनके भले के लिए ही है। यहाँ की ज़मीन के ऊपर पूरी तरह से आदिवासी कानून लागू है, यानी कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आके ज़मीन नहीं खरीद सकता, सरकार भी नहीं करती है। और यहाँ से आरंभ होता है हमारा वापसी का रास्ता, और ये दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पे थोड़ा सा समतल जैसा, लेकिन अब इसके आगे बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि ये वो रास्ता नहीं है जिससे हम पहले आए थे। वो भी बहुत कठिन था, पर वो रातेड़ गाँव उतरा था, उसमें आधा रास्ता सीढ़ी था। अब ये हम कारेआम गाँव से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम बिना गाइड के ऊपर नहीं जा सकते थे। गाइड हमारे साथ ही है, तो उसके साथ जा रहे हैं। ये सीधी खड़ी चढ़ाई वाला है, लगभग वैसे ही जैसा राजा खो के बीच में हमें जो जंगल मिला था, वैसे ही घना जंगल है और पहाड़ है, और रास्ता कुल्हाड़ी से काटना भी पड़ रहा है, जंगल को काटना भी पड़ रहा है। पर हमने सोचा शायद इससे थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि ऊपर हमारा ड्राइवर भी इंतज़ार कर रहा है। और मज़े की बात ये कि हम सवेरे जो 7:15 बजे नाश्ता करके चले थे, बस हमने वही खाया था, और कुछ और फ्रूट वगैरह और कुछ ऐसे स्नैक्स पड़े थे बैग में, उसी के सारे हमने रास्ते में काम चलाया। कहीं रुक नहीं सकते थे, क्योंकि जल्दी से जल्दी अंधेरा होने से पहले हमको वो उतनी ऊंचाई तक पहुंचना है। लगभग आधा रास्ता आ चुके हैं। तमाम रास्ते हम फ़ोटो नहीं खींच पाए, एनर्जी बहुत डाउन हो गई थी, और लेकिन हम लोग ये ऊपर पहुंच गए। पर रहस्य, रोमांच और उत्सुकता से भरे जो एक शानदार सफ़र की शुरुआत यहाँ से हुई थी, उसका एक सकुशल अंत भी हुआ। यानी रास्ता इतना खतरनाक होते हुए भी हमारे साथ कोई बैड मेमोरीज नहीं आई। इसके लिए परमात्मा को बहुत 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 धन्यवाद है, और आशा करती हूँ कि हम लोगों ने इस यात्रा में जितना आनंद उठाया, उतना ही आपको आनंद इसको ब्लॉग को देखने में भी आए। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं किसी नई जगह पर।